ओके अरीशा, लेट्स स्टार्ट। देखो, कल मैं आपको सुपरपोजिशन सिखा रहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहा था, बट बिफोर आई कंटिन्यू विद दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप पहले ये कर दो, उसके बाद आई विल कम टू द सुपरपोजिशन वाला पार्ट। ठीक है? उससे पहले कि मैं सुपरपोजिशन आपको फर्दर आगे सिखाऊं, उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो, फिर आगे बताता हूँ। सर, क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ओरिजिन वाला पार्टिकल, ये जो ओरिजिन पे पार्टिकल है, इट इज at a height of say √3/2, √3/2 times of a at t equal to 0। आप सिंपली इस वेव की इक्वेशन लिख दो, राइट? इक्वेशन ऑफ वेव, इस वेव की इक्वेशन लिख दो जल्दी से, उसके बाद मैं सुपरपोजिशन को कंटिन्यू करता हूँ। Could you write the equation, Arisha? नहीं लिख पाए? लिख लिया। t minus x by v, v is the speed of wave, okay। t minus x by v, t minus x by v plus of 120, okay। यस, ऑफ कोर्स, ये अगर यहाँ है तो ये ऐसे है, तो ये पार्टिकल वुड बी समवेयर हियर इन दिस, और यहाँ पर ये √3/2a है और ये a है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल हम निकालेंगे। अगर हम ये एंगल निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 30 डिग्री, और ये 30 + 90 विल बी इक्वल टू 120। वेरी गुड। ओके, तो वी मूव टू द सुपरपोजिशन, वी विल कंटिन्यू विद द सुपरपोजिशन पार्ट। तो मैंने आपको लास्ट डे सिखाया था कि नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सुपर इम्पोजिंग वेव कैन बी रिटन एज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a1 a2 टाइम्स ऑफ cos of delta phi। This was the basically net amplitude for the two waves superimposing at one point। Superimposing basically मतलब था overlapping। A principle of superposition क्या था? तो principle of superposition simply says that कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो या दो से ज्यादा वेव ओवरलैप करेंगे तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स प्रोवाइडेड टू दैट पॉइंट बाय द इंडिविजुअल वेव्स। मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सबके डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, इन अ शॉर्ट वे अगर मैं कहूं तो। अच्छा, इससे मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के बताया था, और मैंने आपसे ये बोला था कि इंटेंसिटी that is the net intensity would be equal to I1 plus of I2 plus of twice of under root of I1 I2 times of cos of delta phi। This was the formula for the net intensity of the wave that is superimposing at a point। अब देखो बेटा, हमें मालूम है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है ना, the energy of that wave is basically, yeah, intensity of that wave is basically refers to the energy of that wave। फिर से सुनो मेरी बात, मैंने कल आपको एक बात सिखाया था कि इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया। इसका मतलब कि अगर हम किसी वेव की इंटेंसिटी बता रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसकी एनर्जी बता रहे हैं, है ना? तो मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, मोर विल बी द एनर्जी। तो देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है कि द रीजन इन विच द वेव सुपर इम्पोजेस, मतलब कोई भी रीजन जहां पर वेव सुपर इम्पोज होता है, तो वहां पर ये तो एम्पलीट्यूड्स ऐड होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एंड ड्यू टू दिस एडिशन
अच्छा मैं ये गलत मत समझ लेना, ऐड होने का मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ द टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग। मतलब अगर एक वेव डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना चाह रहा है, दूसरा वेव डिस्प्लेसमेंट को कम करना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स। अगर दोनों वेव डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना चाह रहा है तो रिजल्टेंट वुड बी द सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। तो खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे वेव्स ओवरलैप करती है तो एक्चुअली में उस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रीजन वेयर द वेव ओवरलैप्स। तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है उस रीजन में जहां पर वेव ओवरलैप करती है, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को इंटरफेरेंस कहते हैं। बेसिकली इंटरफेरेंस एक सिंपली इज द नेम ऑफ अ phenomena in which the energy gets redistributed in a region where the waves superimposes on one another। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब है इंटरफेरेंस का। तो इंटरफेरेंस का अगर बेसिक मतलब, इसका मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि एनर्जी कैन बी मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड इट कैन बी मिनिमम एट अदर्स आल्सो। देखो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एनर्जी सिर्फ बढ़ेगी या एनर्जी सिर्फ घटेगी। एनर्जी बढ़ भी सकती है और एनर्जी घट भी सकती है, और इस एनर्जी को समझने का द बेस्ट वे इज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये जो इंटेंसिटी वाला है, यही आपको आइडिया देगा कि वेदर द एनर्जी इज बीइंग एडेड और एनर्जी इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, राइट। अब देखो, अगर मान लो कि मैं ऐसा अस्यूम कर लूं कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, है ना, इस फॉर्मूले, ये दो वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। बट अगर मान लो कि दो आइडेंटिकल वेव मान लो मैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज, तो मैं इस इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं मेरे बेटे, I1 I2 सब I है, तो 2I प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू I विल बिकम I का स्क्वायर। ठीक है, I इंटू I विल बिकम I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो इसका मतलब है कि I नेट की वैल्यू मेरे बेटे ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ I विल टेक एज कॉमन, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो आई नेट को हम इस केस में लिख सकते हैं, अच्छा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ कॉस डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस केस में 4i cos square delta phi by 2। We have used the identity of trigonometry which says 1 plus cos delta phi can be written as 2 cos square delta phi by 2। 1 plus cos delta phi can be written as 2 cos square delta phi by 2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें दूसरी बात आप ये भी याद रखो, actually there is a relation between phase difference and path difference। ठीक है, what is that relation? तो delta phi can be written as equal to 2 pi by lambda multiplied by delta x, where delta phi represents phase difference, this is phase difference, और ये जो है बेटा ये डेल्टा x it is path difference। मतलब अगर दो वेव के लेंथ में, the length that the two waves has covered, अगर उसमें डिफरेंस है तो उन दोनों के फेज में भी डिफरेंस आएगा। देखो, फेज और पाथ डिफरेंस का दोनों का अलग मतलब है। फेज बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेव की पोजीशन क्या है और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको बहुत सिंपलीफाई तरीके से, अगर एक सिंपल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल के टर्म्स में बताऊं, कि अगर मान लो कि इफ आई टॉक अबाउट दिस, इफ आई टॉक, सॉरी व्हाट हैपेंड, वो नोट कर लिया था बिकॉज इट जस्ट गॉट डिलीटेड बाय मी जस्ट बाय मिस्टेक, और उसमें अंडो का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो नोट कर लिया था आपने? ओके। तो देखो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में देयर इज अ डिफरेंस। कि फेज डिफरेंस का मतलब कि अगर मैं सिंगल पार्टिकल के लिए टर्म्स में, सिंगल पार्टिकल के टर्म्स में बात करूं, तो किसी भी समय पर ये कहां पर है और ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये जो हमें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हमें इस बात का आइडिया देता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस। और पाथ का मतलब होता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, राइट। वेव ने कितना लेंथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज पाथ। तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आर रिलेटेड बाय दैट फॉर्मूला। दूसरी बात, अगर मान लो कि मेरे पास बेटा दो वेव्स हैं, इस तरह से मान लो कि मेरे पास दो वेव्स हैं, एक ऐसे आ रहा है, और ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। आपके दो वेव्स हैं और दोनों वेव इस तरह से चल रहे हैं, सच दैट ये मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम दे विल ओवरलैप ऑन वन अनदर। व्हेन दे विल ओवरलैप, तो in the region of overlapping the net amplitude will increase, right? And because amplitude
आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सिंपली हम इसको a1 प्लस ऑफ a2 लिख सकते हैं। तो जब नेट एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो टोटल एनर्जी इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ेगी, और जब टोटल एनर्जी इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी इंटरफेरेंस है बिकॉज एनर्जी यहां पर भी चेंज हो रही है, एंड दिस केस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। इस केस में आप याद रखें कि अगर मान लीजिए कि आपके एम्पलीट्यूड की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि द नेट एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2। इसी में अगर आप मान लो कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 एंड बोथ आर इक्वल टू a, तो हम नेट एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ट्वाइस ऑफ a भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखा जाए तो आई नेट यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दोनों वेव देखो, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0 आ रहा है ना, तो अंडर रूट ऑफ i1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अगर इस केस में आइडेंटिकल वेव्स है, i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i, तो यही जो नेट इंटेंसिटी है दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ i। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ द सेम थिंग इज यूज्ड इन वेव ऑप्टिक्स। ये पूरी की पूरी कहानी डिट्टो वेव ऑप्टिक्स में यूज होनी है। तो ये आप ये बात याद रखो कि जो याद दिलाया जा रहा है आपको, ये सिर्फ इस वाले पार्ट में नहीं है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट एसी में भी यूज होता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अच्छा, ये इस केस को आप समझ गए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये आपको दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारी 0 होगी, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। या मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, डेल्टा फाई हमेशा 0 ही हो ये जरूरी नहीं है। मैं इसको इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि cos डेल्टा फाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो दिस यू विल गेट एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब बच्चे हम ये कह सकते हैं कि cos डेल्टा फाई की जो वैल्यू 1 होती है वो कब कब होती है, कहाँ कहाँ होती है ना, कब कब होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 इन पाई, तो ये जो cos डेल्टा फाई है दैट विल बी इक्वल टू 1। समझ रहे हो आप? cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 सिर्फ 0 पे नहीं होगी। cos 0 सिर्फ 1 नहीं होता, cos 0 के अलावा भी तो वैल्यूज होती हैं जो 1 होती हैं प्लस 1। भाई cos 0 प्लस 1 होता है, फिर 360 पे अगर हम वापस आ जाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा, फिर अगर हम उससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होती है ना, बिकॉज cos का अगर आप डायग्राम लोगे तो ये ऐसे आता है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर? और यहाँ पर जो n है ये क्या है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ये 2 पाई बाई डेल्टा एक्स, ये मैं क्या लिख रहा हूँ ये बात समझो। 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिख रहा हूँ। फेज डिफरेंस 2 एंड पाई होना चाहिए फॉर कंसेप्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए हम ये दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो ये 2 पाई से 2 पाई विल कैंसिल आउट, तो डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द रिलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस and this is the relation of phase difference for constructive interference। किसके लिए सर? constructive interference के लिए। ठीक है, for constructive interference you should have this value। क्लियर है? कर लिया नोट? ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो सर what will be the destructive interference, what will be the case for destructive interference? अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इसका मतलब है, कैन आई इरेज दिस अरीशा? Okay, if we have destructive interference, destructive, so what will be the condition? Yes, it will overlap, it will overlap, because बिना ओवरलैप किए तो कहानी नहीं बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ओवरलैपिंग होगी बट जो रिजल्टेंट होगा वो 0 आएगा। क्या मतलब 0? मतलब मिनिमम आएगा। इसका मतलब मान लो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। अब ये दोनों ओवरलैप होंगे, बट जिस रीजन में ये ओवरलैप होंगे उस रीजन में अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस बात को ऐसे समझो ना कि एक चाहता मीडियम के उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करे ऊपर की तरफ,
और दूसरा चाहता है कि उसी मीडियम के उसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करे नीचे की तरफ। तो एक चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, और दूसरा चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट जाहिर है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस आएगा। इसका मतलब इस केस में अगर हम नेट एम्पलीट्यूड देखें तो ये A1 माइनस ऑफ A2 होगा या A2 माइनस A1 होगा, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू इज ग्रेटर, राइट। इसका मतलब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ A1 becomes exactly equal to A2, तो नेट एम्पलीट्यूड इन द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग विल बी इक्वल टू 0। मींस ये जो आपका रीजन है ना जिसमें ओवरलैपिंग हुई है, जिस इंस्टेंट पे ये ओवरलैपिंग होगी उस इंस्टेंट पे आपको वेव दिखाई ही नहीं देगा, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, बिल्कुल गायब हो जाएगा वेव, ऐसा आपको लगेगा कि उस इंस्टेंट पे वेव है ही नहीं। एंड देन फिर अगेन जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अगेन अ वेव विल अपीयर टू यू टू बी रिक्रिएटिंग इन द मीडियम, राइट। तो ये ओवरलैपिंग हुई है इसीलिए ये कहानी हुई है, अगर ओवरलैपिंग होती ही नहीं तो ये कहानी होती ही नहीं। अच्छा, इस केस में अगर हम नेट इंटेंसिटी लिखें तो नेट इंटेंसिटी इस केस में आती है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी केस में हम ये कह सकते हैं कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो वी कैन राइट नेट इंटेंसिटी अगेन टू बी इक्वल टू 0। नेट इंटेंसिटी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0 लिख सकते हैं। नेट इंटेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है? तो अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव साइड में है दूसरा नेगेटिव साइड में है, तो एक पॉजिटिव साइड में है दूसरा नेगेटिव साइड में। इसका मतलब है कि इसकी जो कंडीशन है वो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ एक नेगेटिव नीचे की तरफ, तो इसका फेज पॉजिटिव इसका फेज नेगेटिव, और जस्ट अपोजिट एक का फेज पॉजिटिव एक्सिस की तरफ दूसरे का फेज नेगेटिव एक्सिस की तरफ, दोनों एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट। तो बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर कैन आई क्लेम दैट कि ये तब होगा जब cos डेल्टा फाइव विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, मतलब cos डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 हो। -1 का मतलब 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, मतलब मिनिमम तो 180 डिग्री का। इसका मतलब अगर cos डेल्टा फाइव इज इक्वल टू -1 है बेटा, तो जिस तरह से मैंने फाई की वैल्यू 1 सिर्फ 0 पे नहीं होती है क्योंकि cos या sin अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तो उसी तरह से cos डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 सिर्फ 180 पे नहीं होगी, बिकॉज इट विल ऑल्सो रिपीट इटसेल्फ। तो डेल्टा फाइव की जो ये वैल्यू आती है वो आती है 2n प्लस 1 इन प्लस 1 पर मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है, वेयर n कैन बी 0 1 2 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अगर आप माइनस लगा रहे हो तो ये आप लोगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बात याद रखना, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि कुछ किताबों में ये +1 के टर्म्स में होता है और कुछ किताबों में -1 के टर्म्स में होता है। देखो दोनों बिल्कुल सही है। द आइडिया इज कि अगर यहाँ पर पहले वाले केस में आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो इट विल बी पाई, दूसरे वाले केस में अगर n की वैल्यू 0 रख दोगे तो -पाई, एंड -पाई विल नॉट हैव एनी मीनिंग फॉर यू। तो इसलिए टू मेक दिस एज आल्सो एज प्लस पाई, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस पाई कर दोगे तो आप तो प्लस आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको माइनस लाने के लिए n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 विल बिकम 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई विल बी पाई। तो इसलिए ये दोनों वैलिड है, बट सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आप 2n माइनस 1 पाई लगा रहे हो तो यू विल हैव टू स्टार्ट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1, राइट। अब इसी में पाथ डिफरेंस के टर्म्स में इस बात को लिख दिया जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। पाई से ये वाला टर्म कैंसिल, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 multiplied by lambda divided by 2. This will be the value of delta x. ठीक है, this is the path difference for which you will get the values of minima, and this is the phase difference for the minima. So these are the condition, minima or maximum. Okay, तो if you are done with it, तो अब बात सुनो कि सर ये जो पूरा का पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, द होल कॉन्सेप्ट,
ये ज्यादातर आपको वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा। आपको वेव मोशन में इस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे ही नहीं आपको आपके लेवल पे, मेडिकल पे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा और टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में भी आप ये पढ़ोगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमा की कंडीशन आपको पता है, मिनिमा की कंडीशन आपको पता है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो फिर ये पढ़ाया क्यों गया है सर? तो ये पढ़ाया सिर्फ इसलिए गया है आपको, ये पढ़ाया सिर्फ आपको इसलिए गया है क्योंकि हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो अपने को ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आए, उसकी क्लैरिटी आ जाए। एंड जो हम अब पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, एंड दैट टॉपिक इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग के स्टैंडिंग वेव की बात अगर हम करें तो इसमें दो केसेस होंगे, और वो दोनों केसेस होंगे ये कि स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज टाइड एट बोथ एंड्स, and a standing wave on a string when a string is tied at one end. But before I write the formulas for a standing wave की frequency and all, मैं आपको चाहता हूं कि पहले मैं आपको स्टैंडिंग वेव याद दिला दूं कि व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग वेव पे। तो इसलिए आपको पहले तो ये समझ में आ जाए कि स्टैंडिंग वेव है क्या सर। Once you will have an idea of a standing wave, then we will be able to write the equation। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन लिखना तो सर टाइम पास बात है। पहले तो हम सिर्फ याद कर लें कि what was called as the standing wave, what was the standing wave actually, right? उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर वो बात अलग है। तो स्टैंडिंग वेव को आप बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत सही से आपको समझना है। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। स्टैंडिंग वेव के लिए मैं डिफरेंट सिचुएशन लूंगा और समझाऊंगा, बट उससे पहले एक बात समझे आप कि बेटा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा होगा। जिस तरह से आपका लाइट वेव रिफ्लेक्ट करता है वैसे ही साउंड वेव रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, वो वेव की प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो वेव रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि अगर मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, ऐसा ऐसा आप इमेजिन करो कि इफ वी हैव अ स्ट्रिंग, दिस इज अ वॉल, और आप इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ले ली, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। आपका एक एंड यहाँ पर, ये वाला एंड फिक्स्ड है। आपने यहाँ पर एक पल्स क्रिएट किया ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक पल्स क्रिएट किया आपने। अगर आप यहाँ पर पल्स क्रिएट करोगे तो ये पल्स ऐसे जाएगा, इस दीवार से टकराएगा, बट दीवार रिजिड है तो इसके पार्टिकल को ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। व्हेन इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। मतलब अगर आपने क्रस्ट भेजा था तो इट विल रिफ्लेक्ट एज अ ट्रफ, और अगर आप ट्रफ भेजेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट एज अ क्रेस्ट, ठीक है। अगर आपने क्रेस्ट भेजा है तो इट विल रिफ्लेक्ट एज अ ट्रफ, और ट्रफ भेजा है तो इट विल रिफ्लेक्ट एज अ क्रेस्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट रिजिड बाउंड्री, इसको अपन कहते हैं रिजिड बाउंड्री, रिजिड। तो अगर रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री पर हो रहा है और इंसिडेंट वेव की आपने इक्वेशन लिखा है a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, तो रिफ्लेक्टेड वेव की जब इक्वेशन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx। अब मेरी बात समझे पहले तो, यहाँ पर ये बात आपको क्लियर है? क्या हुआ? देखिए, ये तो माइनस आपको दिख रहा है कि क्यों हुआ, लेकिन साथ साथ आप एक देखो कि यहाँ पर ये वेव जा रही थी टुवर्ड्स लेफ्ट, जब लौटी तो वो आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इस वेव को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, वो हम लिखते थे फॉर अ वेव गोइंग टुवर्ड्स राइट, और ये वेव जा रही है लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर आई शुड राइट इट एज प्लस, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किधर जा रही है, तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो आई शुड राइट इट एज माइनस। अब दो माइनस साइन, दो साइन का चेंज यहाँ पर क्यों है उस बात को समझो। यहाँ पर ए के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि जब टकराई तो टकराने के बाद इसका एम्पलीट्यूड नीचे हो गया,
जब जा रही थी तो ये एम्पलीट्यूड ऊपर था, टकराने के बाद एम्पलीट्यूड नीचे हो गया। और ये वाला जो माइनस का ये वाला जो साइन डिफरेंस आया है kx वाले के साथ, kx वाले के साथ जो साइन डिफरेंस आया है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन भी रिवर्स हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि फेज ऑपोजिट हो गया, डायरेक्शन भी रिवर्स हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर साइन में चेंज आया है। आई बात समझ में? तो व्हेनेवर अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है तो फेज एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंजेस, ठीक है, बोथ गेट्स रिवर्स्ड बेसिकली। और अगर मान लो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो, फ्लेक्सिबल बाउंड्री को समझने के लिए आपसे ऐसे बोला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रॉड है और इसके साथ ऐसे रिंग बंधी हुई है और रिंग के साथ ये एक आपका स्ट्रिंग है, यू हैव अ स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये वेव ऐसे जा रही है, क्लियर। अब क्या हुआ, अब ये वेव टकराई, तो टकराएगी जब यहाँ पर, तो ये वेव ये बेसिकली फ्लेक्सिबल है, इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल तो इसको ये डिस्टर्ब करेगा, ये जब वेव ये जब वेव यहाँ पर पहुंचेगा तो इसको ये डिस्टर्ब करेगा, और जब ये डिस्टर्ब करेगा तो ये होता क्या है, ये और ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। इसका मतलब वेव विल बी रिफ्लेक्टेड, बट व्हेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इट विल रिफ्लेक्ट एज अ क्रेस्ट ओनली। मतलब इफ you send a crest, so it will be reflected as a crest after colliding with the flexible boundary। और अगर आपने ट्रफ भेजा है तो it will return as a trough, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिख रहे हैं और फिर इसे ये वेव मैंने लेफ्ट की तरफ ही लिया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a sin omega t plus of kx if you are writing this incident wave। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा दिस विल बी रिटन एज a sin omega t minus of kx, because after reflection it started moving in the opposite direction but the phase remains same। ये वाला फेज अगर ये एम्पलीट्यूड इधर है तो ये वाला एम्पलीट्यूड भी इधर है, ठीक है, तो ये फेज जो है वो फेज वही रह गया, ठीक है, ये फेज जो है ये फेज वही रह गया है ना, ये फेज वही रह गया, बट आपका जो ये था डायरेक्शन वो रिवर्स हो गई, इसलिए देयर इज अ चेंज इन द साइन, बट यहाँ पर कोई साइन में चेंज नहीं है। इज इट क्लियर आयुषा? नोट कर लो इसको। नाउ वी आर इन पोजीशन टू define what is called as a standing wave। ओके, अब देखिए स्टैंडिंग वेव क्या है, तो पहले फॉर्मेशन हम समझेंगे उसके बाद हम डिफाइन करेंगे। स्टैंडिंग वेव समझने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है बट चलो मान लेंगे भाई। अच्छा, पहली बात तो आप ये समझें कि स्टैंडिंग वेव आर फॉर्म्ड व्हेन द टू आइडेंटिकल वेव्स ओवरलैप्स ऑन वन अनदर। स्टैंडिंग वेव जो फिनोमेना है ना वो तब ऑब्जर्व होता है जब आपकी दो वेव ओवरलैप करती है ऑन वन अनदर एंड बोथ द वेव्स आर आइडेंटिकल। रिमेंबर बेटा कि दो इंडिविजुअल वेव्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती इन ऑल रिस्पेक्ट। भाई दो डिफरेंट लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो सिमिलरली दो इंडिविजुअल वेव्स आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ठीक है। तो सर हम फिर ऐसी वेव कैसे लाएंगे आइडेंटिकल वेव्स? तो आइडेंटिकल वेव्स लाने के लिए बेसिकली हम ये करेंगे कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिया है बेसिकली, तो उसका मान लो कि एक एंड अगर हमने बांध दिया एंड इफ आई गिव अ जर्क टू द अनदर एंड, मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि एक स्ट्रिंग लिया है हमने और उस स्ट्रिंग का एक एंड हमने जो अभी मैंने समझाया था ना रिफ्लेक्शन, उसका एक एंड बांध दिया हमने और दूसरा एंड मैंने पकड़ के जर्क किया, तो इधर से एक पल्स क्रिएट हुआ, वो जाएगा फिर वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। अगर मैं कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहूं तो कंटिन्यूअसली इधर से वेव जा रही होगी और इधर से कंटिन्यूअसली वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी एंड इन along their path they will overlap on one another। रास्ते में क्या होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होगी इनकी। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो ये बेसिकली आइडेंटिकल वेव्स होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण हमने देखा है कि एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता, ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। हाँ, वो डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना एक अलग चीज है, ठीक है, डायरेक्शन बदल जाने से हम उस वेव को आइडेंटिकल वेव कहना बंद नहीं कर देंगे। आइडेंटिकल वेव का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। As long as they are same, we will consider it as an identical wave, irrespective of their direction of propagation, right? तो अब देखो, इसीलिए standing wave are basically produced when one is incident and another wave is reflected। ठीक है, तो ये बात समझना कि जो मैं दो अलग अलग वेव ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा वो बेसिकली एक ही स्ट्रिंग पर है, वो बेसिकली एक ही स्ट्रिंग पर है। और आप ये इमेजिन करना कि एक इंसिडेंट वेव है और दूसरा
रिफ्लेक्टेड वेव है, वो दोनों एक ही स्ट्रिंग पर है, एक इंसिडेंट है, दूसरा रिफ्लेक्टेड है, दे आर नॉट टू डिफरेंट, दे आर नॉट द वेव्स इन टू डिफरेंट मीडियम्स, राइट? तो ये दे आर आइडेंटिकल वेव्स, है ना? अब देखो इसमें मान लो ये ऐसे एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ये वेव ऐसे है, इसी तरह से ये दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, ये वेव ऐसे है, ठीक है? ये वेव इधर जा रही है और ये वेव इधर जा रही है। इसमें थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देते हैं इस बात को, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये मान लो t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 पर, और इस सिचुएशन में ये दोनों वेव ओवरलैप हो गई, इस सिचुएशन में ये दोनों वेव ओवरलैप हो गई। तब होगा क्या? ड्यू टू द ओवरलैपिंग, आपको नहीं लगता क्रेस्ट विल फॉल ऑन क्रेस्ट, ट्रफ विल फॉल ऑन ट्रफ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इसी तरह से ओवरलैपिंग होगी। तो बेसिकली होगा क्या कि यू विल गेट अ रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड विल बिकम ट्वाइस। व्हाई आई एम सेइंग ट्वाइस? बिकॉज़ बोथ द वेव्स आर आइडेंटिकल, ठीक है? ये ऐसे वेव ओवरलैप हुई तो ये रिजल्टेंट आपको ऐसे मिलेगा, and the amplitudes would be equal because both the waves are identical. अब केस नंबर 2, मान लो कि कुछ समय के बाद t is equal to t/4, समझना भैया ऋषभ, t, ये कैपिटल T आई एम टेकिंग एज टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में अगर एक साइकिल चलता है तो आधे टाइम पीरियड में t/2 में आधा और t/4 में उसका भी आधा, तो t/4 में वेव कितना चलता है? 1/4। एक बात सोच, ध्यान से समझ, अगर मैं t/4 टाइम लेता हूं तो ये इतना पोर्शन आगे आ गया होगा, और सिमिलरली इस वाले वेव का इतना पोर्शन इधर जा चुका होगा। ध्यान से समझो, इसका मतलब t/4 पे अगर हम देखें, कंडीशन समझो बस, t/4 पे अगर हम देखें तो ये वेव जो होगी, इसका ये वाला पोर्शन इधर आ गया होगा, मतलब ये वेव ऐसे आएगी, जो राइट की तरफ जा रही है ये वेव ऐसे आएगी, और जो लेफ्ट की तरफ जा रही है उसका ये वाला पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया होगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, एंड सो ऑन, दे आर ओवरलैपिंग, एंड बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम। तो अब क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग विल बिकम स्ट्रेट। स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर मैं इसका फर्दर t इज इक्वल टू, ये t/4 पे हुआ है, इसी तरह से आप देखो अगर t इज इक्वल टू 3t/4 पे कर दो, मैं थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देते हैं, t/4 में नहीं 3t/4 मत लो, 3t/4 मत लो, t/2 ले लो, t इज इक्वल टू t/2, मतलब फर्दर और t/4 टाइम ऐड कर दिया, तो फर्दर अगर t/4 टाइम और ऐड करूंगा तो ये पोर्शन और आगे बढ़ लेगा और इसका ये वाला पोर्शन और इधर चला जाएगा। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो फर्दर t/2 में तुम अगर ध्यान दे पा रहे हो ध्यान, तो फर्दर t/2 में मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देना भाई, फर्दर t/2 में मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर मैं वेव ड्रॉ करूँ तो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंच चुका होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और इस वाली वेव का क्या होगा? इस वाली वेव का ये पूरा ये जो क्रेस्ट है पूरा उठ के उधर जा चुका होगा, मतलब यही ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया ऐसे, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं इधर दिखा रहा हूँ ड्यू टू द स्पेस। अब अगर इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, इसका मतलब यू विल गेट अ रिजल्टेंट वेव लाइक दिस। मतलब इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले में ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ध्यान से देखो तो इसमें भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहे थे, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, बट इसमें पॉजिटिव साइड से शुरू हुआ था या नेगेटिव साइड हो गया यहाँ, और दूसरे वाले केस में तो गायब ही हो गया वेव। यहाँ तक क्लैरिटी है? अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, उसको देखो, ये पॉइंट्स देखो, इस इन पॉइंट्स को, ये स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स को, इसमें भी ये पॉइंट्स वहीं के वहीं दिख रहे होंगे आपको, और जब वेव स्ट्रेट हो गई तब भी ये पॉइंट्स वहीं के वहीं दिख रहे होंगे। मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं, जो स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स मैंने ग्रीन से आपको मार्क करके दिखाया है, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा रेस्ट में हैं, इनका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा सर। ये t इज इक्वल टू 0 पर यही थे, t इज इक्वल टू t/4 पर जब रस्सी सीधी हो गई तब भी ये पॉइंट्स यही हैं, जब t इज इक्वल टू 3t/4 पे रस्सी फिर से इस तरह से हो गई कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हुआ,
बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब भी ये यहीं का यहीं है। क्लियर? इसका मतलब ये हमेशा, अगर इन पॉइंट्स को हम देखें तो ये हमेशा ये पॉइंट्स यहीं के यहीं रहे। क्लियर है? इनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब आप एक बात समझिए अरीशा जी, हार्मोनिक वेव में एनर्जी अगर प्रोपगेट करती है मीडियम में, तो वो सिर्फ तब कर पाती है व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट्स। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हार्मोनिक वेव में एनर्जी ऑसिलेट करती है व्हेन द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स। अगर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करेगा, अगर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करेगा तो एनर्जी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। और जब एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी तो जो वेव हमारा नॉर्मल वेव होता है, उससे ये वाला वेव तो डिफरेंट हो गया। बिकॉज हमारा जो ट्रैवलिंग वेव जिसको हम कहते हैं, उसमें एक्चुअली में एनर्जी प्रोपगेट करती है थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पर एनर्जी हर पॉइंट ऑफ द मीडियम के बीच में ट्रैवल कर ही नहीं रही है। ये एनर्जी दो पॉइंट के बीच में लाई तो करती है, बट दो पॉइंट के थ्रू ये ट्रैवल नहीं करती है। ये लाई करती है बट ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, इट लाइज बट डजंट ट्रैवल्स। दैट इज व्हाई दिस वेव इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग इन द सेंस कि यहाँ पर एनर्जी डज नॉट ट्रैवल थ्रू द टू पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज नोड्स। इसलिए इसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं और इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर और चीजें देखेंगे, वैसे तो मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूंगा, बट इसमें और चीजें देखें तो इन पॉइंट्स को देखो, ये जब ये रस्सी स्ट्रेट हो गई तब तो इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फिर जब रस्सी ने ऐसा शेप दिखाया तो ये पॉइंट्स यहाँ दिखाई दिए। ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे ज्यादा इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे पॉइंट्स, अच्छा इसका क्या मतलब सर? ट्रैवलिंग वेव में मैंने आपसे बोला था कि सारे पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ट्रैवलिंग वेव में सारे पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ट्रैवलिंग वेव में, बट इस वेव में सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। इस केस में सारे पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। ट्रैवलिंग वेव में सारे वेव पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इस केस में सारे पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। ये भी एक डिफरेंस है स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स। इसको हम कहते हैं एंटी नोड्स। और इन पॉइंट्स को जिनका डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं नोड्स। तो सर बाकी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? वो सब हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। इसके बाकी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि बाकी पॉइंट कहाँ पर है और कितने समय पे उसका डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। बट जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होगा, दे विल नॉट बी सेम। पहला पॉइंट तो ये हो गया सर। दूसरी बात, उनके कुछ नाम होते हैं क्या? तो सर नहीं, उन पॉइंट्स के भी कुछ नाम एज सच नहीं होते। उन पॉइंट्स के कोई नाम नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट्स के नाम होते हैं, एक को अपन नोड कहते हैं और दूसरे को हम एंटी नोड कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हाउ द स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंडिंग वेव, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग, बिकॉज द एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल बिटवीन द टू पॉइंट्स नोन एज नोड्स, इसलिए हम इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स देन वी विल राइट द इक्वेशन नाउ। इसको आपने नोट करा हो ना करा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई एम राइटिंग द इक्वेशन नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, अब आपको उस इक्वेशन को समझना है। ठीक है, और जो सिचुएशन मैंने दिखाया है आपको, जिस तरह से मैंने ओवरलैपिंग का केस लिया है, t इक्वल टू 0 पर 3 t इज इक्वल टू t/4 पर 3 t/2 पर 3, इसी तरह से 3t/4 पर जाओगे तो रस्सी फिर से एक बार स्ट्रेट हो जाएगी। और फिर जब t इज इक्वल टू t पे पहुंच जाओगे एक पूरे टाइम पीरियड के बाद, तो फिर से यही वाला शेप आपको रिपीट हो जाएगा, जो पहला वाला शेप था वो वापस रिपीट हो जाएगा। तो मैं सारे सिचुएशन तो नहीं दिखा रहा हूँ, आई हैव गिवन यू सम आइडिया, राइट। अब अगर हम इस वाले सिचुएशन के लिए स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखें, तो स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ट्वाइस ऑफ a sin kx cos ऑफ ओमेगा t। याद रखो कि मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ यही सिर्फ स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, ये मैंने बार बार रिपीट किया टर्म, मैंने बार बार ये बोला कि जो मैंने वेव दिखाया है उसके लिए स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखूं तो ये आएगी। ठीक है, अगर
हम कोई और केस कंसीडर कर लें या कोई और केस वेव की कोई और इक्वेशंस कंसीडर करें, तो स्टैंडिंग वेव की ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसमें बदलाव आ सकता है। ठीक है, मतलब ये स्टैंडिंग वेव के और भी फॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है 2a cos kx sin ओमेगा t, ये भी पॉसिबल है। ये हो सकता है 2a sin kx प्लस 5 cos ओमेगा t प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है 2a sin kx sin ओमेगा t, एनीथिंग कैन पॉसिबल, राइट? एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना? तो मतलब बट एक बात याद रखना है कि ये जो पूरा टर्म है इस केस में, ये 2a sin kx, दिस होल टर्म इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है इसको हम 2a sin kx कहते हैं, और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक दूसरे से अलग होता है, और वो पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा 2a होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटीनोड। आई बात समझ में? हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, बट हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग होता है, और ऐसा वो पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटीनोड, राइट? अब दूसरी बात समझे, एंटीनोड का मतलब 2a होता है ना? लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। दूसरी बात, आप इस बात को याद रखें कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि भाई पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल की लोकेशन क्या है। लोकेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल चेंजेस, है ना? लोकेशन के अकॉर्डिंग ये एम्पलीट्यूड बदलता है। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि एंटी नोड की क्या क्या पोजीशन होगी और नोड्स की क्या क्या होगी। अब ये मेन मुद्दा है हमारा, इस बात को समझे। पोजीशन ऑफ नोड्स, अब ये याद रखना है आपको किसी भी हाल में, पोजीशन ऑफ नोड्स, नोड्स कहाँ कहाँ पर फॉर्म होंगे। तो नोड्स के लिए आपको पता है कि भाई 2a sin kx, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू आया है, इसकी वैल्यू आपकी पता है कि ये 2a आनी चाहिए। ये पूरा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आना चाहिए? पोजीशन ऑफ नोड्स, तो हम एंटी नोड सॉरी नोड्स के लिए पहले कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो पोजीशन ऑफ नोड्स का मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो आना चाहिए, एम्पलीट्यूड, दिस होल एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0। और एम्पलीट्यूड को 0 आने का मतलब है कि बेटा साइन के एक्स की जो वैल्यू है दैट मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू 0। और साइन के एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर आती है? तो हम कह सकते हैं कि भाई के एक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू, भाई ये तो साइन की वैल्यू 0 चाहिए ना, बट 0 कौन कौन सा एंगल पे आती है? तो एंगल वेरीज, तो इसको हम लिखेंगे एन पाई। मतलब एन की वैल्यू 0 रख दो तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 रखो तो साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है। मतलब दिस इज 0 1 2 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू n पाई, पाई विल कैंसिल आउट, तो x will be equal to n lambda by 2. These are the positions at which you will get the node. मतलब these are the values of x at which you will get the positions of node. मतलब पहला नोड आपको कहाँ पर फॉर्म होगा, दूसरा नोड कहाँ पर फॉर्म होगा। तो आप कह सकते हो पहला नोड जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला नोड फॉर्म होगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लैम्डा बाय 2 हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर लैम्डा होगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर हम कहें पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड, तो एंटी नोड का पहले मतलब समझ लें आप कि एंटी नोड का बेसिक मतलब है कि एम्पलीट्यूड आपको कितना चाहिए? 2a। तो एम्पलीट्यूड अगर आपको 2a चाहिए तो साइन के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2a। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन के एक्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? प्लस या माइनस 1। साइन के एक्स कितना आएगा? साइन के एक्स या तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा। इस बात को याद रखो, क्यों? क्योंकि एंटी नोड सिर्फ पॉजिटिव साइड में नहीं होता, इसको मैं प्लस माइनस 2 लिख देता हूँ। एंटी नोड्स इधर भी कहते हैं और इधर भी कहते हैं, ये भी एंटी नोड है, इधर भी एंटी नोड है, बट ये एंटी नोड के लिए ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, समझ रहे हैं आप? तो साइन के एक्स प्लस माइनस 1, अरे बात समझ आ रही है? एंटी नोड आइदर साइड पे मिलता है ना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक बार तो हाँ ना बोल दो, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई साइन की वैल्यू तो के एक्स की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस टू बिकम प्लस या माइनस 1। तो साइन के एक्स की वैल्यू जो होगी, साइन के एक्स की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू कितना? तो साइन की वैल्यू, एक बात खुद सोचो, साइन की वैल्यू अगर आपने सुना है कि प्लस 1 होती है कितने पे? 90 पे, पहली बार। उसके बाद अगली बार कहां पर होती है? तो 270 पर होती है सर, 270 पर माइनस 1 होती है। तो मैंने ये लिखा है, देखो यहाँ पर 0 1 2 एंड सो ऑन।
साइन ये n की वैल्यू 0 रखो तो π/2 आ गया, n की वैल्यू को आप 1 रखो 1 तो ये आ गया 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 270। समझिए, इसका मतलब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 2π/λx और 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2। तो पाई एंड पाई विल गो, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय λ/4। These are the positions for antinodes। इसका मतलब एंटीनोड्स कहाँ पे बनेंगे, तो एंटीनोड्स सबसे पहला जो एंटीनोड बनेगा वो n की वैल्यू 0 रख दोगे तो एंटीनोड बनेगा, दैट मींस इट विल फॉर्म एट λ/4, उसके बाद बनेगा 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन। So these are the position of antinodes, these are the position of nodes, you have to remember this in you, and these two very important formulas are here। ये बहुत important है, you have to remember, you have to keep this in your mind। आज यहाँ तक नोट कर लो, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, so that's it for today, further we'll talk in the next class।